नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी सेइंग है, पहला सुख निरोगी काया। पर निरोगी या हेल्दी रखने के अंदर डॉक्टर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि डॉक्टर्स से पहले प्रकृति, पेरेंट्स, टीचर, इनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान होता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको लाइफ स्टाइल की सिखाते हैं और बताते हैं। पर जब प्रैक्टिकल बात डिजीज़ की आती है या बीमारियों के डायग्नोसिस की आती है तो डॉक्टर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और डॉक्टर्स, नेशनल डॉक्टर्स डे एक डॉक्टर्स को ग्रेटिट्यूड देने के लिए मनाया गया है, जो कि हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर BC रॉय जो थे उनकी यादगार में मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई उनका डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ दोनों ही हैं। 1862 में उनका जन्म हुआ था और 1962 के अंदर वो इस दुनिया से चले गए थे। पर वो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान था, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वो फिजिशियन थे, बहुत अच्छे फिजिशियन थे, पॉलिटिशियन भी थे और चीफ मिनिस्टर भी रहे। डॉक्टर BC रॉय की यादगार के अंदर ही डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। पर जब अपन हेल्थ की बात करते हैं तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ के अंदर आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं और उसमें एडवांसमेंट्स भी बहुत सारे हो गए हैं। जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस जो कि डीजनरेटिव या जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं, उसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर भावना शर्मा, जो कि सीनियर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SFS में कार्यरत हैं। डॉक्टर भावना, आपका बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर्स डे पे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जैसे मैंने बात की कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स की अगर बात करते हैं, आज का जो एरा है वो अपन मान के चलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का है। पर अगर पिछले कुछ समय, आप तो इतने समय से देख रहे हैं, अगर 2-3 दशक की अगर बात करें तो जो डीजनरेटिव डिजीज़ हैं या डिमेंशिया हैं या लोगों के जैसे आम भाषा में कहते हैं भूलने की बीमारी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। पहले कहते हैं आदमी सठिया गया, पर आजकल वो सठिया गया 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र के अंदर होने लग गया। तो पहली चीज़, ये डिमेंशिया या डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या हैं और इसका लाइफस्टाइल से कितना इम्पोर्टेंट लिंक है? देखिए, डिमेंशिया या न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें दिमाग के कुछ विशेष हिस्सों के सिकुड़ने से, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, 2 संरचनाएं होती है, न्यूक्लियस बेसिलिस ऑफ मेनर्ड एंड लोकस सीरूलियस। इनके अंदर एक केमिकल होता है जो हमारी मेमोरी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में इन दोनों संरचनाओं के सिकुड़ने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की कमी होती है और इसी के फलस्वरूप व्यक्ति को मतिभ्रंश या डिमेंशिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब आइए आपके दूसरे सवाल का उत्तर हम ढूंढें। पिछले कुछ समय में डिमेंशिया का रिस्क इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आधुनिक युग में नई नई टेक्निक के माध्यम से और इलाज के प्रादुर्भाव से व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। जो पहले 60 साल होती थी वो 75 से 80 साल हो गई है। तो यह सबसे बड़ा कारण है कि जो 60 साल से ऊपर की बीमारियां पहले हम नहीं देखते थे, वो हम उन लोगों में अब देखने लगे हैं। दूसरा, अपन सबको पता है पहले जीवन कितना सरल था। व्यक्ति अपने परिवार में बैठता था, सबसे इंटरेक्ट करता था, परंतु अब तो हम देखते हैं कि एक ही कमरे में अगर 5 लोग बैठे हैं तो वो अपने अपने मोबाइल सेट पे ज़्यादा बिजी हैं। जीवन बड़ा तनावग्रस्त है। व्यक्ति को सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक मशीनी सा रूटीन हो गया है। तो इन सब की वजह से दिमाग को रिलैक्सेशन का अवसर नहीं मिलता और न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के होने के चांस यंग लोगों में भी बढ़ गया है। डॉक्टर भावना, जैसे आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की वो है मोबाइल, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि आपने अपना जो ब्रेन है वो मोबाइल में ड्रेन कर दिया है। क्योंकि कोई भी चीज़ देखनी होती है अपन सोचते नहीं है, उससे पहले अपन मोबाइल पे देख लेते, तो रजिस्टर कैसे होगा? सिंपल सी बात कहता हूँ, जैसे अपन अगर स्टीयरिंग पे नहीं है गाड़ी देखने चलाने के लिए तो अपन को कभी रास्ता याद नहीं होगा। और ख़ास तौर पे जब आप गूगल मैप पे चलना शुरू करोगे तो कभी याद नहीं होगा, क्योंकि हर समय उसी मैप पे चलोगे, रजिस्टर नहीं होती। तो जो लाइफ स्टाइल की अपन बात कर रहे हैं, पहली चीज़ मैं उस पर कहता हूँ, क्योंकि वैसे तो लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल का ओवर यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ख़ास तौर पे भूलने पे। आज कोई भी आदमी 10 फ़ोन नंबर याद नहीं है और आज से 30 साल पहले लोगों को सबके फ़ोन नंबर याद रहते थे। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और उत्तर भी आपके सवाल में ही निहित है।
उत्तर इसका ये है कि जब पहले हम लोग क्या करते थे कि गणित की कैलकुलेशन खुद बैठ के करते थे, नंबरों को याद करते थे, हर चीज़ को प्रैक्टिकली हम अपने माइंड को अप्लाई करके किया करते थे, परंतु अब माइंड की जगह ले ली है मोबाइल ने। तो हम लोग हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट किस पे होते हैं? मोबाइल पे। किसी का नाम याद रखना हो, किसी के फ़ोन नंबर याद रखने हो, इमीडिएटली हम व्हाट्सएप पे उसको ट्रांसफ़र करते हैं, परंतु हम कभी भी उसको मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करते। अमूमन किसी भी व्यक्ति को 3 से 4 मोबाइल नंबर याद रहते हैं, जो कि या तो उसकी पत्नी के होते हैं, माता पिता के होते हैं, उसके बच्चों के होते हैं। इसके अलावा हम लोग मोबाइल पे हर चीज़ स्टोर करते हैं। हमारी मेमोरी मोबाइल की फुल है, परंतु दिमाग की जो हमारी मेमोरी है वो धीरे धीरे खाली होती जा रही है। बिल्कुल सही की डॉक्टर भावना। तो ये जो डिमेंशिया है, पहली चीज़ तो मैं चाहूँगा कि डिमेंशिया क्या चीज़ होती है और डिमेंशिया की जो वैरायटी है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, या बेसिक कितने तरीके से डिमेंशिया प्रेजेंट कर सकता है? देखिए, डिमेंशिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है याददाश्त की कमी। याददाश्त हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों के द्वारा होती है, चूंकि वो इससे गलने लगते हैं तो व्यक्ति को याददाश्त की कमी होने लगती है। परंतु सिर्फ याददाश्त की कमी को हम डिमेंशिया नहीं कहते। हमारी भाषा में मल्टीपल डोमेन्स को इन्वॉल्व करती हुई अगर मेजर न्यूरो कॉग्निटिव इलनेस होती है, उसे ही अब हम लोग डिमेंशिया के नाम से टर्म देते हैं। तो और क्या क्या काम है जो कि हम समझते हैं कि डिमेंशिया की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी है? तो आप समझिए, डे टू डे के काम, जैसे कि हम लोग अपना सुबह से उठ के अपना रूटीन करते हैं। हर व्यक्ति का एक रूटीन होता है, सुबह उठता है, एक नियमित दिनचर्या होती है। अगर व्यक्ति दिनचर्या के कामों को करने में असुविधा महसूस करने लगे या उनमें गलतियां करने लगे और अपने घर में अपने कमरे को नहीं पहचाने, कैलकुलेशन, अगर कोई व्यक्ति शॉपकीपर है, जीवन भर से गणना कर रहा है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन करने में डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं शुरुआती लक्षण है। इसी प्रकार जैसे चेहरों को याद रखने की कैपेसिटी, देन आप छोटे मोटे कामों के अंदर जैसे कि अपने सड़क पे जाके कहीं आप सौदा करके नहीं आ सकते, या आपको लगता है कि आपको कल की बातें याद नहीं है कि आपने क्या खाया, कुल मिलाकर के एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, या जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, अगर उनके अंदर दिक्कत होने लगे, या एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि जैसे आपको ये पता है कि एक सैनिक को ये पता होता है सैल्यूट कैसे करना है, पर अगर वो सैल्यूट करने की प्रक्रिया को भूल जाए, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी आपकी बॉडी में है, आपके हाथ पांव चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई तरह का पैरालिसिस नहीं है, फिर भी अगर आप किसी प्रक्रिया को नहीं रिपीट कर पाएँ, उसे हम कहते हैं एप्रेक्सिया। एग्नोजिया, जैसे कि आप बॉडी के पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये उंगली है, ये अंगूठा है, या ये मेरा नाक है, तो उसको भी हम लोग सारा कुल मिला के इन सब का जो मिक्सचर होता है उससे जो स्थिति पैदा होती है उसे डिमेंशिया कहा जाता है। क्योंकि मैं इसलिए पूछा कि लोगों को भूलना मतलब जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, देख के आए, उसका हीरो भूल गए, उसका नाम भूल गए, उसका ये जो कॉमन चीज़ें हैं, इसमें इसको डिमेंशिया का पार्ट बोलेंगे, अर्ली डिमेंशिया बोलेंगे, या मल्टीटास्किंग आजकल आदमी हो गया तो रजिस्टर नहीं होती, इस वजह से बोल रहा है, इट्स नॉट ए डिजीज। देखिए, इस तरह की चीज़ें कि आप पिक्चर देख के आए, हीरो का नाम भूल गए, या छोटी मोटी चीज़ें आप भूल गए, इसको हम किसी भी तरह से डिमेंशिया नहीं कह सकते। इसको हम लोग कह सकते हैं कि तनाव के कारण या स्ट्रेस के कारण जो भूलने की बीमारी होती है उसको डिमेंशिया के ही ऊपर एक नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है स्यूडो डिमेंशिया, ताकि हम डिमेंशिया और उन मरीजों में डिफरेंशिएट कर सके जिनको एक्चुअल मतिभ्रंश की बीमारी है और जिनको तनाव या जिंदगी के स्ट्रगल की वजह से भूलने की एक आदत सी हो गई है। डॉक्टर भावना, क्योंकि अपना जब फोकस जो है डीजेनरेटिव डिजीजेस एंड रिसेंट एडवांसेस पे अपन फोकस रख रहे हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजी के एडवांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। पहली चीज़, डीजेनरेटिव डिजीज़ में एक तो पार्ट जैसे डिमेंशिया की अपन ने बात कर ली, उसका एक पार्ट एक तरीके की अल्जाइमर्स, बहुत लोग बाग इसको जानते हैं। दूसरी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, फिर इन दोनों में क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिमेंशिया ही सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। आज की डेट में भारत के अंदर आप ये मान लीजिए 7.4% पेशेंट टोटल पॉपुलेशन के, और 1.37 बिलियन पॉपुलेशन में से 8 मिलियन पॉपुलेशन को डिमेंशिया है। तो आप ये देखिए कि डिमेंशिया के मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ रही है। कारण मैं आपको इस परिचर्चा के शुरुआती भाग में बता चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम और बीमारियों की बात करें
तो मेरे ध्यान में आती है पार्किंसंस डिजीज़। अक्सर हम लोग देखते हैं कि रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा है लेकिन उसके चलने की स्पीड उतनी नहीं है, बोलने में उसकी वॉल्यूम कम हो गया है और उसको गिरने लगता है वो, इसे हम कहते हैं पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म की भी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, अक्सर ठीक होने वाला होता है, पर कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें कि इलाज बहुत ज़्यादा मुहैया नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम। इसके अलावा और जो न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है उनमें एक प्रमुख है मोटर न्यूरॉन डिजीज़। मोटर न्यूरॉन डिजीज़ क्या होती है कि ब्रेन के अंदर जो अपनी बॉडी को चलाने वाली कोशिकाएं होती हैं वो अचानक से गलने लगती हैं और उसकी वजह से व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत होती है, मांस फड़कने लगता है एंड बोलने की दिक्कत होने लगती है, निगलने की दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे सांस की दिक्कत भी होने लगती है। इसके अलावा एक और बीमारी जो कॉमन है उससे हम कहते हैं मल्टी सिस्टम एट्रोफी। मल्टी सिस्टम एट्रोफी जैसे कि नाम से ही आप लोग अवगत हो गए होंगे, मल्टीपल सिस्टम्स का सिकुड़ना। तो जैसे ब्रेन के अंदर याददाश्त का कम होना, देन आप अपनी ब्लड प्रेशर वगैरह को मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कोशिकाएं भी डिजेनरेट होने लगती है, पार्किंसोनियन सिम्टम्स होने लगते हैं और बॉडी का बैलेंस सेरिबेलम नाम के एक अंग के विकार होने की वजह से बिगड़ने लगता है। लास्टली मैं बात करूंगी स्पाइनो सेरिबेलर अटैक्सिया, जो कि बॉडी के बैलेंस बनाने की प्रक्रिया को अवरोध कर देता है। डॉक्टर भावना, अगर अपन एक एक करके बात करें, क्योंकि जब भी ब्रेन की इस तरीके की बीमारी की बात करते हैं फोकस डिमेंशिया और पार्किंसंस पे ज़्यादा है, तो लगता है लोगों को अब ये प्रोग्रेसिव इलनेस है, धीरे धीरे अपना एक अंत आ जाएगा और बड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से अपन का, क्योंकि जब याददाश्त नहीं रहेगी, कुछ कर नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से अगर देखें। और फिर मेडिसिन आई, दवाइयाँ स्टार्ट हुई, दवाइयों ने थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोलॉन्ग करना शुरू किया। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, क्योंकि जैसे फिगर बढ़ता जा रहा, आपने जैसे बताया कि इतने मिलियन लोग बाग हो गए, डेवलपमेंट ट्रीटमेंट को लेके, क्योंकि आदमी को तो क्योर से मतलब है, पार्किंसंस और डिमेंशिया दोनों आपका बहुत ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए और फ्यूचर कहाँ मानते हैं ब्रेन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, दोनों की मैं बात करूँगा। एल्जाइमर्स, क्योंकि लोगों को एल्जाइमर्स के बारे में काफ़ी पता है, और दूसरा पार्किंसंस। देखिए, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। डिमेंशिया एक ब्रॉड टर्म है, परंतु उसमें से 75% लोगों को जो प्रकार का डिमेंशिया होता है उसे हम कहते हैं एल्जाइमर्स डिजीज। शायद आप लोगों में से बहुत लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के घर पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जिसको कि याददाश्त की बीमारी है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये डिजीज़ हो गई तो आप बिल्कुल हताश हो जाएं। ये सच है कि इस बीमारी का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, परंतु जिस तरह की मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं तो इसमें नई बीमारियां, नई दवाइयां भी आई हैं इन नई बीमारियों की। पुराने टाइम में जो दवाइयां होती थी वो होती थी डोनेपेजिल, मेमेंटिन, और ये दवाइयां तो काफ़ी समय से एग्जिस्ट कर रही हैं, परंतु अब ये माना गया है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी वियर एंड टीयर है तो वो ऑटो इम्यून मैकेनिज्म से होता है। तो ऐसे में इन ऑटो इम्यून प्रोसेसेस के अगेंस्ट कुछ तरह की दवाइयाँ इजाद हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या करती है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स कहते हैं, एमाइलॉइड प्रोटीन्स एंड टाउ, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडी के रूप में काम करती हैं। और अभी एक ड्रग ऐसी है जो FDA से अप्रूव भी हो चुकी है और उसका नाम है लिकानीमुमेब। इसके बाद में और भी कई ड्रग्स पाइपलाइन में है, डोनानीमुमेब एटसेट्रा। पर दवाइयों के अलावा भी, दवाइयाँ तो चलो ठीक हैं, इसके अलावा भी कोई, जैसे हर जगह आजकल इंटरवेंशंस का ज़माना, कोई नई टेक्निक आई हो जिससे अपन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के कॉम्प्लिकेशंस या उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, नई टेक्निक अभी डिमेंशिया में मैं नहीं कहूँगी आपको, हालांकि ये कहा जाता है कि ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जिस तरह की कोई डिवाइस होती है, कई बार हम देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइस आप ब्रेन पे लगाओ और उससे आप ब्रेन के न्यूरो हार्मोनल जो इम्बैलेंस होते हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो एक तरीका है। इसके अलावा मैं ये बताती हूँ आपको कि इन चीज़ों के अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप डे टू डे की लाइफ में अपनाएं तो भी आप डिमेंशिया की प्रोसेस को या तो होने से रोक सकते हैं या अगर हो गई है तो उसको बढ़ने से आप कम कर सकते हैं। जो लाइफ स्टाइल के अंदर कहा जाता है कि जैसे कैलकुलेशंस हैं या अपन क्रॉसवर्ड करते हैं
या मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर ब्रेन आपका रेगुलरली एक्टिव रहता है, इस तरीके की चीज़ों को अगर लाइफ में अपन इंडल्ज करें और रेगुलर करें तो क्या इस तरीके के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को अपन डिले कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसी कोई गतिविधि जिसमें हमारा दिमाग सक्रिय रूप से एक्टिव रहता है, जैसे कि क्रॉसवर्ड के पजल्स को सॉल्व करना, या आप टीवी के ऊपर कोई नॉलेजेबल चीज़ देखें, डिस्कवरी चैनल देखें, कोई न्यूज़ देखें या कोई रिक्रिएशनल चीज़ देखें, तो डेफिनेटली आपका दिमाग उसको रिएक्ट करता है। जब रिएक्ट करता है, ये देखिए, ये प्रक्रिया उसी प्रकार है जैसे कि एक पेड़ है। अगर आप उस पेड़ में समय समय पे पानी देते रहते हैं तो उसमें पत्ते आते रहते हैं और पेड़ आपको हरा भरा दिखता है। हमारे दिमाग को भी आप वैसा ही समझिए। अगर हम लोग बराबर अपने दिमाग को खाद देते रहे, खाद कौन सी, जैसे कि आपने बताया कि क्रॉसवर्ड के पजल सॉल्व करें, अच्छी डाइट लें, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में एक्टिव रखें और ये ध्यान रखिए नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, तो मुझे लगता है कि दिमाग के भी न्यूरॉन्स की स्प्राउटिंग क्या होती है, जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं वैसे हमारे दिमाग में एक आसमान के सितारों के समान न्यूरॉन्स होते हैं। तो अगर हम लोग ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं तो उन न्यूरॉन्स को उनका खाना मिलता है, उनकी ग्रोथ होती है, जिससे हम कहते हैं स्प्राउटिंग। और अगर हम लोग नेगेटिविटी में रहते हैं और हमारे दिमाग को रत्ती भर भी मेहनत नहीं कराते, जो कि अभी टेक्निकल गैजेट्स की वजह से हो रहा है, तो ऐसे में दिमाग की उन कोशिकाएं को सिकुड़ने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरोनल एपोप्टोसिस। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि न्यूरोनल एपोप्टोसिस को हम डिले करें और न्यूरोनल स्प्राउटिंग की करने की कोई भी ऐसी गतिविधि है जिसको हम प्रमोट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है और अगर अपन लाइफ स्टाइल को ठीक रखेंगे तो डेफिनेटली अपना ब्रेन एक्टिव रहेगा। अब रीसेंट एडवांसेस में, जैसे क्योंकि आपने बता दिया इसमें तो ज़्यादातर मेडिसिन है और उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, पर एक बहुत कॉमन बीमारी है, वो है मिर्गी। मिर्गी में भी ज़िंदगी भर लोगों को दवाई लेते हैं और लोगों को पता है एक दो बढ़ती भी जाती हैं, कई बार बंद भी हो जाती हैं। बट इसमें रीसेंट एडवांसेस क्या क्या हैं बिसाइड्स मेडिसिन जो कि उसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं? कोई डिवाइसेस या कुछ करेक्शंस करते हैं क्या आप? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मिर्गी ही वो रोग है जो हर उम्र के मरीज को हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में मिर्गी को लेके बहुत ही अंधविश्वास और टैबू हैं, जिसकी वजह से यंग गर्ल्स को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। और अब मिर्गी का इलाज उतना दुर्बल नहीं है जितना कि भूतकाल में समझा जाता था। मैं लोगों के दिमाग से ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती हूँ कि मिर्गी का कोई इलाज नहीं सर, मिर्गी का इलाज है। 70% लोगों में हम लोग एक दवा से भी मिर्गी का इलाज करते हैं। बाकी जो 30% है उनमें 20% लोगों के अंदर पॉलीथेरेपी, मतलब एक से ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग जो अलग अलग मैकेनिज्म की होती हैं, उनको यूज़ करके हम मिर्गी के दौरों को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। और जो बचे हुए 10% है जिनमें दवाइयाँ कारगर सिद्ध नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों के अंदर हम लोग न्यूरो स्टिमुलेशन नाम की टेक्निक को यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ पे चेस्ट के बिल्कुल ऊपर एक नर्व होती है, यहाँ पे एक पेसमेकर लगता है, जो यहाँ एक नर्व होती है वेगस नर्व, उसको स्टिमुलेट करते हैं। हर 5 साल में उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है और वो जाकर के दिमाग के ऐसे हिस्से को काम करती है जहाँ से मिर्गी उत्पन्न होती है। तो इस तरह की वेगस नर्व स्टिमुलेशन, या डाइट में चेंज होता है, कीटोजेनिक डाइट, एटकिंस डाइट, जिसमें कि हम लोग फैट डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल बंद कर देते हैं और प्रोटीन मॉडरेट होता है। इस तरह की डाइट का यूज़ भी हो सकता है। और इससे भी ऊपर अगर ये सब चीज़ें भी काम नहीं करती हैं तो देन एपिलेप्सी सर्जरी के माध्यम से दिमाग का क्षतिग्रस्त हिस्सा बाहर निकाला जा सकता है और ऐसे मरीजों को मिर्गी के दौरे से निजात मिल सकती है। मतलब इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गई बिसाइड्स मेडिसिन, जैसे आपने स्टिमुलेशन की बात करी या पेसमेकर जैसे इक्विपमेंट लगाने की बात की। तीसरी बीमारी जो ब्रेन के अंदर है वो है स्ट्रोक। और स्ट्रोक का पहले तो था कि लोगों को एक बार लकवा हो गया, ज़िंदगी भर जैसा था कोई एक आध गोली और ज़िंदगी भर एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी करो, ये तो अभी भी बेस है। रीसेंट डेवलपमेंट्स एक्यूट स्ट्रोक, या मतलब मैं नस बंद होने की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम दिमाग की नस अगर बंद हो गई, इसमें डेवलपमेंट्स क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स? रीसेंट डेवलपमेंट स्ट्रोक में बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि जो पहले हमारा कॉन्सेप्ट था कि किसी को लकवा हो गया तो वो जीवन भर लकवाग्रस्त ही रहेगा, इससे बिल्कुल उलट अब अगर लकवे को हम लोग हार्ट अटैक की तरह से देखते हैं और हम लोग कहते हैं
टाइम इज ब्रेन, और लकवे का नाम आजकल क्या है, ब्रेन अटैक। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति को लकवे का सिम्टम दिखता है तो आप 4.5 घंटे में उसको निकटतम अस्पताल में अगर पहुंचा देते हैं, और वहाँ अगर सुविधा मुहैया है तो एक इंजेक्शन लगता है जिसके माध्यम से हम उस क्लॉट को गला सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी के व्यक्ति के ब्रेन में थक्का है तो इस इंजेक्शन के बाद भी उसको तार डाल करके हमारे पाँव की नस से और ब्रेन में वो तार डाल करके उस जमे हुए क्लॉट को अगर हम निकाल सकते हैं तो बड़े से बड़े लकवे के अंदर भी जो डैमेज होता है वो मिनिमम हो जाता है। और एसएमएस के अंदर इस तरह की सुविधा अभी उपलब्ध है, और वहाँ पे बाकायदा स्ट्रोक यूनिट है जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। इमरजेंसी से सीधा पेशेंट को स्ट्रोक यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है, इंजेक्शन लगा के उनका सीटी एंजियो होता है। सीटी एंजियो के अंदर अगर बड़ी क्लॉट दिखता है, इमीडिएटली क्लॉट रिट्राइवर के माध्यम से उस क्लॉट को बाहर निकाला जाता है, और ऐसे मरीज जिनके कि बचने के चांस नहीं होते वो बिल्कुल ठीक होकर विद इन 1 to 2 days घर भी जा सकते हैं। इसका मतलब जिस तरीके से हार्ट के अंदर एंजियोप्लास्टी की जाती है, इमीडिएट जाके वेसल को खोला जाता है और उसको क्लॉट को हटा के अपन जो है सक्शन भी करते हैं और उस पर स्टेंट लगा देते हैं, इसी तरीके से आपने बताया कि ब्रेन के अंदर भी अभी तक लोगों को ये था कि हार्ट के अंदर ही एंजियोप्लास्टी होती है, पर एक तरीके से ब्रेन की भी आप एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। क्योंकि शुरुआत अपनी हुई थी डॉक्टर्स डे को लेके, और डॉक्टर्स डे मनाया जाता है बेसिकली एक ग्रेटिट्यूड के लिए। आप इतने समय से देख रहे हैं तो डॉक्टर्स का एक पहले सिंबल प्लस का हुआ करता था, वो चेंज हुआ। अब नया जो सिंबल है जो डॉक्टर का, वो क्या इंडिकेट करता है और वो क्या होता है? देखिए, जनरल जनता के लिए तो डॉक्टर्स का सिंबल होता है गले में पहना हुआ स्टेथोस्कोप। लेकिन अगर हम साइंटिफिक बात करें तो ये सिंबल यूएसए में सालों पहले, मेरे ख्याल से 1800-1900 के बीच में कभी दिया गया, और मैं आपको आज बता भी सकती हूँ कि वो सिंबल किस प्रकार का है। ये वो सिंबल है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक पंख लगे हुए कर्मचारी के आसपास 2 सांप लिपटे हुए हैं, और ये एक यूनानी देवता के ऊपर आधारित है जो कि हेल्थ का प्रतीक है, और इस सिंबल का मतलब है कि डॉक्टर सबको निरोगी करता है। तो ये जो चेंज आया सिंबल, अब जैसे आपने नया बताया, क्योंकि मैं भी लोगों की कहीं कार पे देखता हूँ कि प्लस की जगह आजकल यही सिंबल दिखता है, और ये जैसे आपने बताया कि ये यूनानी देवता को इंडिकेट करता है। तो शुरुआत में जैसे मैंने बात की थी कि डॉक्टर्स का या हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल, देखो ऑलमाइटी का तो हर समय रहता ही है कि कृपा बनी रहे भगवान की। नेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि नेचर बहुत अच्छी हीलर मानी जाती है। उसके बाद टीचर्स का इम्पॉर्टेंट रोल आता है, पेरेंट्स का अपने को लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल आता है। मैसेज के रूप में संक्षिप्त में डॉक्टर्स का इस सोसाइटी में बिसाइड्स ट्रीटमेंट क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है पब्लिक के लिए कि वो आप तक आने की ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब वो हेल्दी रहे। मैसेज देखिए, डॉक्टर्स पे पब्लिक का भरोसा इतना होता है कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह एक डॉक्टर हेल्थ का मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। और अदर देन दिस कि वो मरीज को दवाई बताए, डॉक्टर का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो मरीज को ये बताए कि अल्कोहल, स्मोकिंग इत्यादि से दूर रहे। वो मरीज को ये बताए कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट लीजिए। आप जैसे अलसी का बीज होता है या जैसे कद्दू का बीज होता है, ब्लूबेरीज है, देन अखरोट है, बादाम है, इनका पूरा सेवन अपने रूटीन में करें। आप अकेले अलग थलग बैठ के मोबाइल का प्रयोग करने की बजाय परिवार में बैठें, सबसे गपशप करें, जिसका जो हॉबी है उसको डेवलप करें, जैसे कुकिंग है, गार्डनिंग है, लिसनिंग टू म्यूजिक है। और मेरे ख्याल से अगर व्यक्ति तनाव मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी को बड़ा आसानी से ले तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। तो ये फ़र्ज़ भी डॉक्टर का ही होता है कि पब्लिक को इन सब चीज़ों के लिए गाइड करे और एक्चुअल में हीलिंग टच और इन्फ्लुएंसर की भूमिका अदा करे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार की जो थीम भी है डॉक्टर्स डे की, वो हीलिंग हैंड एंड केयरिंग हार्ट। दोनों जो हाथ हैं वो हीलिंग हैं और केयरिंग हार्ट, क्योंकि हार्ट से जब तक किसी से दिल से बात नहीं करोगे किसी से, तो वहाँ तक आपका मैसेज नहीं पहुँचता। डॉक्टर भावना आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।